हेलो एवरीवन। आज हम जो अपना लास्ट टॉपिक्स जो हैं इस फर्स्ट यूनिट के वो कंप्लीट करेंगे। इसमें हम पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब कुछ क्रिस्टल्स, सॉलिड क्रिस्टल्स या फिर लिक्विड सॉल्यूशंस, दे पोजेस अ नेचुरल एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। जो ये प्रॉपर्टी है टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, दिस प्रॉपर्टी इज नाउन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, सो आई कैन राइट ability to rotate the plane of polarization of light by some crystals or solutions is called optical activity। ठीक है, क्रिस्टल के केस में जो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है वो होती है इट इज़ ड्यू टू द ट्विस्टेड अरेंजमेंट ऑफ द एटॉमिक लेयर्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जबकि लिक्विड्स या फिर सॉल्यूशंस के केस में जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है इट हैपन्स ड्यू टू द स्ट्रक्चरल सिमेट्री। जो सिमेट्री होती है मॉलिक्यूल्स में, स्ट्रक्चर, उन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर में जो सिमेट्री होती है आपस में एक दूसरे की, उसकी वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो कुछ मतलब काफ़ी सारे जो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैं वो जो बायरफिंजेंस प्रॉपर्टी है, बायरफिंजेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, जिसमें प्लेन पोलराइज लाइट एंटर करती है क्रिस्टल में एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे एंड ऑर्डिनरी रे। तो काफ़ी क्रिस्टलाइन मटेरियल्स जो हैं वो बायरफिंजेंट प्रॉपर्टी जो है वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। आपको कोई वोल्टेज या कुछ भी एक्सटर्नली प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, उनमें नेचुरली वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। जैसे एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज और दूसरा कैल्साइट क्रिस्टल। ठीक है, लेकिन कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जो बायरफ्रिंजेंट नेचुरली नहीं होते, बट जब आप उन्हें वोल्टेज अप्लाई करते हो तो उनमें जो है बायरफ्रिंजेंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल रोटेशन की। अभी हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ा ना, तो व्हाट इज ऑप्टिकल रोटेशन। सो let's say you have a crystal। ठीक है, इस क्रिस्टल की जो ऑप्टिक एक्सिस है वो ये है। when a plane polarized light passes through a quartz crystal along the optic axis। so suppose कीजिए अगर जो डायरेक्शन थी या प्लेन ऑफ पोलराइजेशन की जो डायरेक्शन थी वो पहले ये थी, तो इस ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल से पास करने के बाद, जैसे कौन सा एग्जांपल लिया मैंने, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इससे पास करने के बाद जब ये बाहर निकलेगी तो इसकी जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो जो है किसी एंगल से रोटेट हो जाएगी। ठीक है, किसी एंगल से रोटेट हो जाएगी। तो ये बेसिकली क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ऑप्टिकल रोटेशन। अब ऑप्टिकल रोटेशन को हम डिटेक्ट कैसे करते हैं? डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको शायद बुक में ना भी मिले। सपोज आप दो निकोल प्रिज्म या फिर कोई दो पोलरॉइड्स क्रॉस कॉन्फ़िगरेशन में लगा देते हो। क्रॉस कॉन्फ़िगरेशन में लगा देते हो किसके लिए? अनपोलराइज्ड लाइट के लिए। अनपोलराइज्ड लाइट में क्या है, आपके पास दोनों तरह की डायरेक्शन होती हैं, हर तरह की डायरेक्शन होती है। तो इससे पहले पोलराइजर से
पहले पोलराइजर से पास करने पे ये वाली पास कर जाएगी, ये तो ब्लॉक हो जाएगी, और दूसरे से मतलब यहाँ पे आपके पास क्या आएगी, ये वाली आएगी, और दूसरे से पास करने पे ये वाली भी ब्लॉक हो जाएगी, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर आप अनपोलराइज लाइट को 2 निकोल प्रिज्म से पास करोगे, आपको जो है कम्प्लीटली डार्क जो है वो ऑब्जर्व होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों पोलराइजर्स के बीच में एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल रख देता हूँ, एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा देता हूँ। ये बोलता है कि अगर मैं इन दोनों पोलराइजर्स के बीच में अगर एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा दूंगा और अब अनपोलराइज लाइट को पास करूंगा, तो यहाँ पे जो है मेरे को कुछ लाइट जो है वो ऑब्जर्व होगी। अब क्यों ऑब्जर्व होगी कुछ लाइट? द रीज़न इज, देखिए इस वाले पोलराइजर से पास करने में ये वाली मिल जाएगी, ठीक है। अब ये वाली मिलने के बाद ये जो है जब इससे पास करेगी, इट विल रोटेट दिस इन सम डायरेक्शन, कुछ एंगल से इसे रोटेट कर देगी। तो इसलिए जो अब ये जो लाइट होगी, ये जो है बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो इसका जो कुछ पोर्शन है वो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व होगा, ठीक है। अब क्या होगा, मुझे जो है इस पोलराइजर एनालाइजर P2 को जो है किसी एंगल से रोटेट करना है कि दोबारा से डार्क लाइट प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। तो जब मैं इसके परपेंडिकुलर इसको एनालाइजर को लगा दूंगा बिल्कुल परपेंडिकुलर, तब जो है यहाँ पे अगेन डार्क जो है वो ऑब्जर्व होगा। तो कितने एंगल से मैंने इस एनालाइजर या सेकंड पोलराइजर को रोटेट किया, कितने एंगल से मैंने इसे रोटेट किया, थीटा एंगल, दैट एंगल विल बी कॉल्ड एज, वो मैं आगे बताऊंगा। तो बेसिकली आपका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन था, वो इतने एंगल से रोटेट किया जितने एंगल से आपको इस पोलराइजर P2 को जो है रोटेट करना पड़ा टू गेट द डार्क लाइट अगेन, ठीक है। सो दिस एंगल is the angle through which the analyzer should be rotated in order to cut off the light totally, ठीक है। सो अगर मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी को दोबारा डिफाइन करूं, ऑप्टिकल एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है? द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट बाय सर्टेन सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी, एंड द सब्सटेंस which have the ability to rotate the plane of polarized light, जो substance which have the ability to rotate the plane of polarized light, these substances are called optically active substances। और इसकी एग्जांपल क्या है? क्वार्ट्ज, सिनाबार, इस तरह के जो हैं एग्जांपल हैं फॉर सॉलिड। और अगर आप लिक्विड की बात करोगे तो शुगर, टार्टरिक एसिड, ये जो है एग्जांपल है। तो यू हैव एग्जांपल क्वार्ट्ज, सिनाबार, और अगर सॉल्यूशंस, एक्वस सॉल्यूशंस की बात करो तो शुगर या फिर टार्टरिक एसिड। अब जो ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, ये भी दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन से? एक तो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, और एक होता है लीवो रोटेटरी सब्सटेंस। डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस होते हैं substances which rotate the polarization of light towards right, substances which rotates the polarization of light towards right, they are called dextrorotatory। and levorotatory कौन से होते हैं? the substance which rotates the plane of polarization of light towards left, वो जो levorotatory हैं और जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को राइट की तरफ रोटेट करते हैं, दे आर कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अब हमने पढ़ लिया ऑप्टिकल रोटेशन, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन। नाउ वी विल डिस्कस स्पेसिफिक रोटेशन। तो ऑप्टिकल रोटेशन मैंने बताया था, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होती है बेसिकली कि जब कोई प्लेन पोलराइज लाइट जो है किसी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस से पास करती है तो वो किसी एंगल से जो है रोटेट कर जाता है उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अब कितना रोटेट करता है डेट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। कितने एंगल से रोटेट हुआ वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, तो उस एंगल को बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन।
और अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन बतानी है तो बेसिकली क्या है कि 1 mm की स्लैब, सॉलिड स्लैब, या फिर 100 mm पाथ लेंथ ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, कि भाई अगर आप प्लेन पोलराइज लाइट के सामने 1 mm की स्लैब रख दो या फिर 100 mm ऑफ पाथ लेंथ ऑफ एक्वस सॉल्यूशन रख दो, इसकी वजह से कितनी रोटेशन होगी, कितनी ऑप्टिकल रोटेशन होगी, इसकी वजह से डेट रोटेशन या डेट एंगल इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। तो बेसिकली ये मेजर है, मतलब आपने क्वांटिफाई करना है रोटेशन को। तो आप किस तरह से क्वांटिफाई करते हो? आप कहते हो कि भाई अगर 1 mm की स्लैब या फिर 100 mm पाथ लेंथ ऑफ एक्वस सॉल्यूशन से अगर प्लेन पोलराइज लाइट पास करती है और वो रोटेट होती है तो कितनी रोटेट होगी, डेट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। ध्यान रखिए जो रोटेशंस हैं वो लिक्विड में कम होती है एज कंपेयर टू द रोटेशंस इन सॉलिड्स, ठीक है। सो इफ एन ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल इज केप्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास 2 पोलराइजर हैं, जो कि क्लोज्ड पोजीशन में है, और अगर मैं एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को बीच में प्लेस कर देता हूँ, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को बीच में प्लेस कर देता हूँ, तो मैंने बताया था कि अगर जो पहले जो फील्ड ऑफ व्यू जो डार्क था, इस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को रखने से क्या है, वो डार्क ना होके ब्राइट होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है वो प्लेन पोलराइज लाइट के जो एंगल है उसको रोटेट कर देता है किसी एंगल से, जिसकी वजह से जो आपको आउटपुट मिलती है वो डार्क नहीं मिलती। तो आपको जो है इस एनालाइजर को किसी एंगल से रोटेट करना पड़ेगा टू गेट द डार्क कंडीशन अगेन। तो कितने एंगल से आपको इस एनालाइजर को रोटेट करना पड़ेगा, डेट एंगल इज कॉल्ड द स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। अब जो ये एंगल है, कितने एंगल से रोटेट करना पड़ रहा है, या फिर ये आप सिंपल कह लो ना, देखिए जितने एंगल से इस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ने प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट किया, उतने ही एंगल से आपको इस एनालाइजर को भी रोटेट करना पड़ेगा वापस डार्क कंडीशन लेकर आने के लिए। इसका मतलब जो ये एंगल है, लेट्स से थीटा मान लिया, ये जो एंगल है ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? ये फैक्टर पे डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल, जो आपने ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल चूज़ किया उसकी डेंसिटी कितनी है। दूसरा, इसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस पे डिपेंड करेगा। लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है थीटा, अगर किसी क्रिस्टलाइन मटेरियल की बात करूं, सॉलिड क्रिस्टलाइन मटेरियल, तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है दैट इज ऑलवेज गिवन बाय अल्फा इनटू एल, ठीक है। एंड अल्फा इज कॉल्ड रोटेशनल कांस्टेंट। जबकि सॉल्यूशंस के केस में, एक्वस सॉल्यूशंस के केस में जो एंगल ऑफ रोटेशन है दैट इज यूजुअली गिवन बाय एस सी एल। S is called specific rotation, C is concentration, ठीक है, and L is obviously the length। तो अगर आपको फाइनली स्पेसिफिक रोटेशन को डिफाइन करना है, स्पेसिफिक रोटेशन फॉर ए गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा एट ए गिवन टेम्परेचर T, it is defined as the rotations produced by 1 decimeter long column of solution rotation produced by 1 decimeter long column of solution containing 1 gram of optically active material, 1 gram of optically active material per cc of solution। तो अगर आपको
स्पेसिफिक रोटेशन एट गिवन लैम्डा एंड गिवन टेम्परेचर डिफाइन करना है, दैट इज ऑलवेज गिवन बाय थीटा, दैट इज रोटेशन डिवाइडेड बाय एल इंटू सी. थीटा इज रोटेशन इन डिग्रीज, रोटेशन इन डिग्री, एल इज लेंथ इन डेसीमीटर, डेसीमीटर, एंड सी इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर सीसी. ठीक है, तो आप इसे जो है यूजुअली इस तरह भी लिख देते हो, लेंथ को डेसीमीटर की जगह, लेंथ को डेसीमीटर की जगह सेंटीमीटर में लिख दो, लेंथ को डेसीमीटर की जगह सेंटीमीटर में लिख दीजिए. तो आपके पास जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो आएगी tan थीटा, tan थीटा L in centimeter into concentration C. This is the formula for specific rotation when we consider the length in centimeter. So this is specific rotation. Next we will discuss Fresnel's explanation. अब हमने जो है ये ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ी है. फ्रेस्नेल ने जो है अपनी एक एक्सप्लेनेशन दी थी इस ऑप्टिकल रोटेशन के लिए कि हम प्रैक्टिकली या फिर एक्सपेरिमेंटली या फिर मैथमेटिकली कैसे जो है इस ऑप्टिकल रोटेशन को जो है प्रूव कर सकते हैं. उसको जो है इसने फ्रेस्नेल ने एक्सप्लेन किया था. कैसे एक्सप्लेन किया था वो डिस्कस कर लेते हैं. वो कहता है कि कोई भी लीनियरली पोलराइज लाइट any linearly polarized light is formed by the resultant of two circularly polarized light which are rotating in opposite direction. कोई भी linearly polarized light जो है it is formed by the resultant of two circularly polarized light which are rotating in opposite directions. ठीक है, तो फ्रेस्नेल ने एज्यूम किया कि जो प्लेन पोलराइज लाइट थी जब क्रिस्टल के अंदर एंटर करती है अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस, इट इज रिजॉल्व्ड इनटू टू सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशंस व्हिच आर रोटेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी. कि भाई कोई भी लीनियरली पोलराइज लाइट जब क्रिस्टल में एंटर करेगी इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू सर्कुलरली पोलराइज लाइट जिनकी सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे होंगे वो. अब इसमें भी दो चीज़ें हैं. दो चीज़ें क्या हैं कि अगर आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव क्रिस्टल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्रिस्टल जैसे आपके पास कैल्साइट क्रिस्टल है, कैल्साइट क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल में जो ये दोनों सर्कुलरली पोलराइज लाइट होंगी, टू सर्कुलरली पोलराइज लाइट, इनकी जो वाइब्रेशंस हैं दे ट्रैवल विद सेम एंगुलर वेलोसिटी. आपको पता है कि भाई अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव क्रिस्टल होगा तो चाहे ऑर्डिनरी रे है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है वो दोनों जो है सेम स्पीड से ट्रैवल करती हैं. लेकिन अगर ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल जैसे क्वार्ट्ज, उस केस में जो है आपकी जो ये टू सर्कुलरली पोलराइज लाइट की वाइब्रेशंस हैं दे ट्रैवल विद डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटीज. ये मैं आगे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज कीजिए आपकी जो ऑप्टिक एक्सिस है वो ये थी ए एंड बी. एक लीनियरली पोलराइज्ड लाइट सपोज कीजिए एंटर करती है क्रिस्टल में, तो जैसे मैंने कहा इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट. वन इज राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड एंड वन इज लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड, इस तरह से. ठीक है, सपोज कीजिए क्रिस्टल जो है आपका ऑप्टिकली, सपोज कीजिए क्रिस्टल जो है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव क्रिस्टल था.
अगर इनएक्टिव क्रिस्टल था और आप कुछ टाइम बाद, देखिए बेसिकली क्या है, इनिशियली तो वो जो दोनों ही रेज हैं वो अलोंग ओ ए होंगी, और आप जो है कुछ टाइम बाद जो है उसे देखिए, कुछ टाइम बाद जो है वो क्रिस्टल से बाहर निकलती हैं। अब आपको पता है कि उनकी जो है एंगुलर वेलोसिटी सेम है, मतलब चाहे राइट सर्कुलरली पोलराइज लाइट हो चाहे लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज लाइट हो, कुछ टाइम के बाद वो जो है यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अगर मैं उस केस में उनका रिजल्टेंट लूँगा, चाहे थोड़े टाइम बाद लूँ चाहे ज़्यादा टाइम बाद लूँ, रिजल्टेंट उनका, दैट रिजल्टेंट विल ऑलवेज बी फॉर्म्ड अलोंग ओ ए, दैट रिजल्टेंट विल ऑलवेज बी फॉर्म अलोंग ओ ए। इसका मतलब क्या है कि अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव क्रिस्टल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्रिस्टल में आपके देयर इज नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। एंटर भी अलोंग ओ ए की थी और एग्जिट भी अलोंग ओ ए की। अगर आप ऑप्टिकली इनएक्टिव क्रिस्टल लेते हो जैसे कैल्साइट क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल डज नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। लेकिन अगर मैं ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल लेता हूँ, अगर मैं ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल लेता हूँ, ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल लेने पे क्या होगा, सॉरी, तो इनिशियली तो वो ओ ए के लोग थे, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे ही वो क्रिस्टल से बाहर निकलेंगे, जब वो क्रिस्टल से बाहर निकलेंगे, सिंस एक जो है क्या बोलते हैं, एक जो सपोज कीजिए लेफ्ट हैंड साइड वाली पोलराइजेशन जो है वो फास्ट मूव कर रही थी, राइट हैंड साइड वाली पोलराइजेशन जो है वो स्लो मूव कर रही थी, उसकी वजह से क्या है, कुछ टाइम बाद अगर मैं उनको नोटिस करूँगा, इफ़ आफ्टर सम टाइम आई नोटिस देम, आई विल फाउंड आउट कि जो रिजल्टेंट है वो ओ ए के अलोंग बनने की बजाय अलोंग सम अनदर पाथ अलोंग ओ डी बनेगी। तो कितना एंगल में रोटेशन आई, वाई थीटा। सो दिस इज द केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल। ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल में क्योंकि आपकी जो लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड पोलराइजेशन, सर्कुलरली पोलराइज लाइट जो है वो डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती हैं, जिसकी वजह से जब वो क्रिस्टल से बाहर निकलती हैं उनका जो रिजल्टेंट है वो अलोंग ऑप्टिक एक्सिस नहीं रहता, उनका जो रिजल्टेंट है वो शिफ्ट हो जाता है अलोंग सम अनदर डायरेक्शन। दैट्स वाई ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल रोटेट्स द प्लेन ऑफ लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। So this was the explanation for the Fresnel explanation for the optical rotation, ठीक है। So if mu r and mu l are the refractive indexes corresponding to right and left circularly polarized light, उस केस में जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है थीटा, that is always given by pi upon lambda mu r minus mu l into d, where d is the thickness of the optically active material, ठीक है। इसका मतलब जो डायरेक्शन है पोलराइजेशन की वो स्पाइरल करती है अराउंड z इन द स्पेस। अब कहते हैं कि ये रीज़न क्या है, द कॉज फॉर दिस स्पेशल बिहेवियर, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस में जो ये रोटेशन हो रही है ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, इट हैपन्स due to that in optically active molecules, in optically active substances, जो molecules हैं they are chiral,
दे आर कायरल। कायरल का होने का मतलब, कायरल क्या होता है, मीन्स दे हैव हेलिकल ट्विस्ट लाइक दिस, दे हैव हेलिकल ट्विस्ट इन दैट, ठीक है। सो एनी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जिसमें हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है। एक तो होती है लेफ्ट हैंडेड हेलिसिस, एक होती है राइट हैंडेड हेलिसिस, राइट हैंडेड हेलिसिस, और ये जो है एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है भाई, कायरल होने का क्या फ़ायदा है या हेलिकल होने का फ़ायदा क्या है। जी हेलिसिस है, इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, वो जो है रोटेटिंग सर्कल्स की वो प्रॉपर्टी नहीं होती। क्या है वो प्रॉपर्टी, सपोज कीजिए आप एक सर्कल को रोटेट करते हुए देख रहे हो एक डायरेक्शन से, जब आप सपोज कर लो एक डायरेक्शन से देख रहे हो, आपको वो क्लॉकवाइज घूमता दिख रहा है, जब आप उसी व्हील को दूसरी साइड से ऑब्जर्व करोगे आपको वो एंटी क्लॉकवाइज दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन हेलिसिस के केस में ये जो है पॉसिबिलिटी नहीं है। हेलिसिस आप चाहे इस साइड से देखो या दूसरी साइड से देखो, आपको जो हेलिसिस है वो अगर लेफ्ट हैंडेड है तो वो लेफ्ट हैंडेड रहेगा, राइट हैंडेड है तो वो राइट हैंडेड ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द फंडामेंटल रीज़न फॉर द टू रिफ्लेक्ट, जो आपके जो है डिफरेंट जो आपकी जो रोटेशन होती है, बिकॉज आपकी जो ये लेफ्ट हैंडेड पोलराइजेशन और राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट है वो डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो ये फिनोमिना है ऑप्टिकल एक्टिविटी का, इट लाइज एट द मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूल्स किस तरह से ऑर्डर्ड हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, मॉलिक्यूल्स किस तरह के हैं उस पर डिपेंड करता है। इसलिए ये फिनोमिना जो है लिक्विड्स में भी एग्जिस्ट करता है और सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस एनालिटिकल ट्रीटमेंट। एनालिटिकल ट्रीटमेंट का मतलब होता है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो सपोज कीजिए आपकी लीनियरली पोलराइज लाइट थी, एक लीनियरली पोलराइज लाइट थी जो किसी क्वार्ट्ज प्लेट पे इंसिडेंट करती है परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस। तो लीनियरली पोलराइज लाइट के केस में जो आप वाइब्रेशंस हैं वो ऐसे लिखते हो, ए cos ओमेगा टी। क्रिस्टल के अंदर एंटर करती है लीनियरली पोलराइज लाइट और दो सर्कुलरली, टू इक्वल एंड ऑपोजिट सर्कुलरली वाइब्रेशंस में वाइब्रेशंस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो लेट्स से फर्स्ट जो है वो है x1, पहली सर्कुलरली पोलराइज लाइट, x1 इज इक्वल टू a/2 साइन ओमेगा टी एंड y1 इज इक्वल टू a/2 कोस ओमेगा टी। लेट्स से दिस इज क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए x2 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, -a/2, y2 सेम रहेगा फॉर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हमें पता है कि जब वो किसी कैल्साइट क्रिस्टल से पास कर रहा है, कैल्साइट क्रिस्टल से पास करने के टाइम आपकी जो राइट हैंडेड पोलराइजेशन है, दैट इज राइट हैंडेड पोलराइजेशन, या फिर ये कह लीजिए क्लॉकवाइज वाली, इट ट्रैवल फास्टर देन एंटी क्लॉकवाइज वाली। इसका मतलब क्लॉकवाइज वाली जो है वो फास्ट मूव कर रही है, इसका मतलब एक फेज डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा का, और क्लॉकवाइज फास्ट मूव कर रही है तो डेल्टा फेज डिफरेंस जो है क्लॉकवाइज में आएगा, क्लॉकवाइज प्लस डेल्टा हो जाएगा। अगर पहले क्लॉकवाइज थी तो क्लॉकवाइज अगर फास्ट मूव कर रही है तो वो क्लॉकवाइज जो है डेल्टा से आगे हो जाएगी। तो अगर आफ्टर पासिंग थ्रू क्रिस्टल x1 क्या बन जाएगा, a/2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, y1 बन जाएगा a/2 कोस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये तो है फॉर क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का सेम रहेगा, -a/2 साइन ओमेगा टी, y2 इज इक्वल टू a/2 कोस ओमेगा टी, एंटी क्लॉकवाइज। अब
क्रिस्टल से वो बाहर आते हैं तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लिखनी पड़ेगी। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, x1 प्लस x2 दैट इज a/2 अंदर क्या आया साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा माइनस साइन ओमेगा टी। यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। वो क्या होता है 2 cos a प्लस बी एंड cos a माइनस बी। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये आएगा cos ओमेगा टी प्लस डेल्टा बाय 2 एंड साइन डेल्टा बाय 2। ये आ गया रिजल्टेंट एक्स डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली कैपिटल वाई निकालोगे, कैपिटल वाई इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डेट इज a/2 cos ओमेगा टी प्लस डेल्टा प्लस cos ओमेगा टी। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा cos c प्लस cos d का। cos c प्लस cos d होता है 2a cos a प्लस b cos a माइनस b। तो यहाँ से आ गया a cos ओमेगा टी प्लस डेल्टा अपॉन 2 इंटू cos डेल्टा बाई 2। ये नंबर 2 होगी, ये आपकी नंबर 1 थी, इसे जाने दीजिए। ठीक है, इसका मतलब देखिए a cos ओमेगा टी प्लस डेल्टा बाई 2 था, यहाँ पे भी a cos ओमेगा टी प्लस डेल्टा बाई 2 आया। इसका मतलब जो रिजल्टेंट वाइब्रेशन है अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस उनका जो फेज है वो सेम है, दे हैव सेम फेज। इसका मतलब जो रिजल्टेंट वाइब्रेशन है रिजल्टेंट वाइब्रेशन इज लीनियरली पोलराइज्ड। लीनियरली पोलराइज्ड तो है, लीनियरली पोलराइज्ड तो है, ठीक है। एंड इट मेक्स एन एंगल, कितना एंगल बना रही है, इट मेक्स एन एंगल डेल्टा अपॉन 2 विद ओरिजिनल डायरेक्शन। मतलब डेल्टा अपॉन 2 जिससे जो है वो रोटेट होगी। इसका मतलब अगर सर्कुलरली पोलराइज लाइट जो है क्लॉकवाइज वाली वो डेल्टा से फेज शिफ्ट आता है, तो जो ओरिजिनल लीनियरली पोलराइज लाइट में कितना एंगल में चेंज आएगा वो आएगा डेल्टा अपॉन 2। अब मैं 1 और 2 को डिवाइड कर लेता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो x अपॉन वाई जो है वो आएगा आपके पास टेंजेंट ऑफ डेल्टा अपॉन 2, टेंजेंट ऑफ डेल्टा बाई 2। अब म्यू आर एंड म्यू एल सपोज कर लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डी जो है थिकनेस है, आपको ऑलरेडी मैंने डेल्टा का फॉर्मूला बताया हुआ है, वो होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा म्यू एल माइनस म्यू आर इंटू डी। तो यहाँ से आपको तो थीटा निकालना है, थीटा कितना है डेल्टा अपॉन 2, डेल्टा अपॉन 2 विल बी इक्वल टू पाई डी बाई लैम्डा इंटू म्यू एल माइनस म्यू आर। दिस इज द एंगल या फिर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ये जो है बेसिकली आपकी ऑप्टिकल रोटेशन का फॉर्मूला यूजिंग फ्रेजनेल्स एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब इसकी एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है जो हमने फ्रेजनेल्स एक्सप्लेनेशन की है, इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। तो फ्रेजनेल ने क्या किया, अब आपके पास दो तरह के क्रिस्टल हैं। दो तरह के क्रिस्टल कौन से? एक हो सकता है नेगेटिव क्रिस्टल और पॉजिटिव क्रिस्टल। ठीक है, आपको ये भी पता है नेगेटिव क्रिस्टल और पॉजिटिव क्रिस्टल का मतलब क्या है कि भाई एक में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे जो है वो फास्ट मूव करेगी और एक में ऑर्डिनरी रे जो है वो फास्ट मूव करेगी। तो फ्रेजनेल ने क्या किया, फ्रेजनेल ने जो है प्रूव करना था कि भाई लीनियरली पोलराइज लाइट्स जब किसी ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल में पास करेगी तो वो जो है दो सर्कुलरली पोलराइज वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। उसने ये जो है प्रूव करना था। तो उसके लिए उसने जो है नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिस्टल को जो है इस तरह से अरेंज किया कि ताकि आपके पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो है वो क्रिएट हो जाए। कैसे, देखिए। एक क्रिस्टल ये रहा ABC, दूसरा रहा BC D, फिर रहा CD E, फिर DE F, फिर EF G, इस तरह से। और इनकी प्रॉपर्टी क्या है क्रिस्टल्स की कि इनकी जो ऑप्टिक एक्सिस है वो बेस के पैरेलल है। बेस यहाँ पे BC है
तो जो ऑप्टिक एक्सिस है वो बेस के पैरेलल है हर केस में। ये मैंने ऑप्टिक एक्सिस बना रहा हूँ। दूसरे का भी जो बेस है वो BC है, BC जो है वो बेस है, तो इसका भी ऑप्टिक एक्सिस ये रही। BD नहीं है बेस, ध्यान रखना, BD इज नॉट अ बेस, ये आपका बेस, इससे पता लग रहा है। यहाँ पे आपका जो बेस है वो है DE, यहाँ पे जो आपका बेस है वो फिर से DE है। यहाँ पे जो आपका बेस है वो आपका ऑब्वियसली विजिबल नहीं है इस तरह। सो व्हेन अ लीनियरली पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फर्स्ट, पहले AB पे इंसिडेंट होती है लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, तो आपके पास जो है सर्कुलरली वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाएंगी मतलब दो सर्कुलर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, बट वो सेम डायरेक्शन में होंगी और सेम स्पीड पे ट्रैवल कर रही होंगी। तो यहाँ पहुँच गई पहले से सर्कुलरली वाइब्रेशन में प्रोड्यूस, दो सर्कुलर वाइब्रेशंस तो प्रोड्यूस तो हुई, एक लेफ्ट हैंडेड पोलराइजेशन और एक राइट हैंडेड पोलराइजेशन, बट वो जो है सेम डायरेक्शन में होती हैं और सेम स्पीड होती है उनकी, तो कोई आपको डिफरेंस ऑब्जर्व नहीं होता। अब जो है पहले जो है वो इस नॉर्मल सरफेस पे एंटर की थी, इसलिए जो है चेंज नहीं आया। अब जो है ओब्लिक सरफेस पे जो है वो इंसिडेंट होती हैं, तो ओब्लिक सरफेस पे एंटर करती हैं। अब जो आर कंपोनेंट है प्रिज्म का, जो प्रिज्म का आर कंपोनेंट था, आर कंपोनेंट मतलब राइट सर्कुलरली पोलराइज, आर कंपोनेंट अगर पहले प्रिज्म में अगर आर कंपोनेंट फास्ट था, फर्स्ट प्रिज्म आर कंपोनेंट फास्ट, एल कंपोनेंट स्लो, तो सेकंड प्रिज्म में उल्टा हो जाएगा, आर कंपोनेंट स्लो हो जाएगा, एल कंपोनेंट फास्ट हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स जो सेकंड प्रिज्म है इट विल एक्ट एज ए डेंसर मीडियम, द सेकंड प्रिज्म विल एक्ट एज ए डेंसर मीडियम फॉर आर कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि आर कंपोनेंट जो है फास्ट से स्लो हो गया, मतलब आर कंपोनेंट जो है वो डेंसर मीडियम फील हुआ फॉर आर कंपोनेंट। डेंसर मीडियम होने का मतलब क्या है? डेंसर मीडियम फॉर आर कंपोनेंट, और एल कंपोनेंट स्लो से फास्ट हो गया, इसका मतलब इट विल एक्ट एज रेयर मीडियम फॉर एल कंपोनेंट। डेंसर मीडियम होने का क्या मतलब है आर कंपोनेंट के लिए? डेंसर कंपोनेंट होने का मतलब है कि जो आपकी आर कंपोनेंट है वो दैट विल बेंड, आर कंपोनेंट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस, क्योंकि जब रेयर टू डेंसर जाती है कंपोनेंट तो वो बेस की तरफ बेंड होती है, और एल कंपोनेंट जो है वो डेंसर टू रेयर जा रहा था तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम बेस। ठीक है, तो आपके पास एक आर कंपोनेंट बन जाएगा, बेस ये रहा ना BC, तो एक जो है वो अलोंग मतलब टुवर्ड्स बेस बेंड हो जाएगा, और ये आर कंपोनेंट है, और एल कंपोनेंट इट विल बेंड अवे फ्रॉम बेस। ठीक है, अब जो है वो CD में एंटर किया, अब ऑपोजिट है। ठीक है, अब वो नेक्स्ट CDE वाले प्रिज्म में एंटर किया। अब स्पीड्स इंटरचेंज होगी। स्पीड्स इंटरचेंज होने का मतलब क्या है कि भाई आर कंपोनेंट अब जो है डेंसर टू रेयर में जा रहा है, और एल कंपोनेंट वो रेयर टू डेंसर में जा रहा है। इसका मतलब अब जो आर कंपोनेंट है जो कि पहले टुवर्ड्स द बेस बेंड हुआ था, अब वो अवे फ्रॉम द बेस बेंड होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द बेस। बेस ये रहा, मतलब अगर ये पहले अगर ये इस तरह जा रहा होगा तो वो और भी अवे बेंड हो जाएगा, और भी अवे बेंड हो जाएगा, और एल जो है इट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस, अगर वो इस तरह जा रहा था तो और भी बेंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये जो है जैसे जैसे पास करेगा ये बेंड और ज़्यादा होता रहता है, और इनकी जो बीच में जो सेपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट बन जाएगी, सॉरी राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज बन जाएगी, और आपके पास
लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज लाइट बन जाएगी। तो जब आप इन दोनों कंपोनेंट्स को एक क्वार्टर वेव प्लेट और पोलराइजर से पास करके देखोगे, यू विल फाइंड कि ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं ये सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट हैं। ठीक है।